दोस्तों, मैं आपके प्यार का बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत ही कम समय में हमारे इस चैनल को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हम मैक्सवेल समीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैक्सवेल के समीकरण वास्तव में चार मूल नियम हैं जो कि विद्युत चुंबकीय में अप्लाई होते हैं। मैक्सवेल ने इन चारों नियमों को एक साथ में करके उसे समीकरण का रूप दिया था, जिन्हें हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल की समीकरण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मूल आधार है। इन समीकरणों का विद्युत चुंबकीय में वही स्थान है जो न्यूटन के गति के नियमों का यांत्रिकी में होता है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण स्थिर चुंबकीय में गॉस का नियम, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण वास्तव में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, तथा मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण एम्पियर का संशोधित नियम है। अब सर्वप्रथम स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम। स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यहां ε0 निर्वात में विद्युतशीलता है। यदि रो आयतन आवेश घनत्व हो तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश को यदि आयतन आवेश घनत्व के पदों में निरूपित करना हो तो Q बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। अब गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। अब चूंकि यहां पर Q पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है, इसलिए विद्युत फ्लक्स का मान phi is equal to Q/ε0 होगा, परंतु Q is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। तो यदि Q का मान यहां पर रख दिया जाए तो phi E बराबर 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। अब यदि E विद्युत क्षेत्र हो तो विद्युत फ्लक्स phi E बराबर सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। अब इस phi E का मान यदि हम यहां पर रख दें तो सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। परंतु डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dV। अब इस सरफेस इंटीग्रेशन का मान यहां पर रख देते हैं तो यह समीकरण हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dV बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो/ε0 dV। अब चूंकि दोनों और आयतन समाकलन है, इसलिए इसे कैंसिल किया जा सकता है। फलस्वरूप प्राप्त समीकरण होगा डेल डॉट E बराबर रो/ε0 या डाइवर्जेंस E बराबर रो/ε0। यह समीकरण वास्तव में गॉस नियम का अवकल रूप है, जिसे हम मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। अब चूंकि ε0 E बराबर D, जहां पर D विद्युत विस्थापन सदिश है, इसलिए समीकरण का अन्य रूप होगा डेल डॉट D बराबर रो या डाइवर्जेंस D बराबर रो। स्थिर चुंबकीय में गॉस का नियम। स्थिर चुंबकीय में गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, इसलिए phi B बराबर सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू 0, जहां B चुंबकीय प्रेरण है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सकता है, इसलिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट B dV इज इक्वल टू 0 या डेल डॉट B इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। यह समीकरण यह दर्शाता है कि चुंबकीय प्रेरण B परिनालिकीय क्षेत्र है। किसी तत्व में प्रवेश करने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान इसमें से निकलने वाले फ्लक्स के मान के बराबर होता है या चुंबकीय प्रेरण के स्रोत का अस्तित्व नहीं होता है। साथ ही किसी विलगित चुंबकीय ध्रुव या चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के नियमानुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। साथ ही इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब यदि phi b चुंबकीय फ्लक्स हो तथा E प्रेरित विद्युत वाहक बल हो तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt। क्योंकि यदि समानुपाती चिन्ह को हटाया जाए तो इक्वल टू का चिन्ह तथा साथ में कोई नियतांक प्राप्त होता है। यहां नियतांक हम 1 प्रयोग करते हैं तो E इज इक्वल टू माइनस d phi by dt। यहां ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से प्राप्त होता है। क्योंकि लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमने यहां पर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब यदि E विद्युत क्षेत्र हो तो E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl तथा phi b इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds। तो phi b की जगह हम ये रख सकते हैं और स्मॉल e या प्रेरित विद्युत वाहक बल की जगह लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl रख सकते हैं। यदि इन दोनों का मान इस समीकरण में रखा जाए तो हमें लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds प्राप्त होता है। अब स्टोक्स थ्योरम से हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E डॉट ds। तो E डॉट dl की जगह हम ये रख देते हैं यहां पर। साथ ही पृष्ठ समाकलन का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम d बाई dt को समाकलन के अंदर ले जाते हैं। तो प्राप्त समीकरण होगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन डेल बाई डेल टी ऑफ B डॉट ds। अब चूंकि दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है तो इस सरफेस इंटीग्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, तो परिणाम प्राप्त होगा डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा टी या कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा टी। यह समीकरण वास्तव में फैराडे नियम का अवकल रूप है जिसे हम मैक्सवेल का तृतीय समीकरण भी कहते हैं। एम्पियर का संशोधित नियम। एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पथ के परितः चुंबकीय प्रेरण का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। अतः एम्पियर के नियमानुसार लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो I, जहां I कुल धारा है। चूंकि कुल धारा चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग के बराबर होती है तो हम I को IC प्लस ID लिखेंगे, इसलिए प्राप्त समीकरण होगा लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो IC प्लस ID। अब यदि धारा को धारा घनत्व के पदों में लिखना हो तो I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds, तो IC हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन JC डॉट ds तथा ID इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन JD डॉट ds। अब IC इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन JC डॉट ds, परंतु हम जटिलता से बचने के लिए JC को J से निरूपित करेंगे, इसलिए IC इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन J डॉट ds तथा ID इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन JD डॉट ds। साथ ही चूंकि लाइन इंटीग्रेशन को स्टोक्स थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन में लिखा जा सकता है, अतः इस समीकरण का रूप होगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन J प्लस JD डॉट ds। अब चूंकि इस समीकरण में दोनों तरफ पृष्ठ समाकलन है, इसलिए पृष्ठ समाकलन से पृष्ठ समाकलन को कैंसिल किया जा सकता है, इसलिए डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस JD। अब यदि इस समीकरण का डाइवर्जेंस लिया जाए तो डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट J प्लस JD। अब किसी भी सदिश राशि के डाइवर्जेंस का कर्ल यदि लिया जाए तो उसका मान शून्य होता है, इसलिए डेल डॉट डेल क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो यह समीकरण होगा डेल डॉट J प्लस JD इज इक्वल टू 0 या डेल डॉट JD इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट J। अब संतृप्त समीकरण से डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई डेल्टा टी तथा मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट D इज इक्वल टू रो, तो डेल डॉट D इज इक्वल टू रो तथा डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। अब इस रो का मान इस समीकरण में रख दिया जाए
तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल डॉट डी। अब चूंकि डेल डॉट जेड इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, तो यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना की जाए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा डेल डॉट जेड इज इक्वल टू डेल डॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, या जेड इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इस प्रकार विस्थापन धारा घनत्व का मान डेल्टा डी बाई डेल्टा टी प्राप्त होता है। अब चूंकि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जेडी था और जेडी का मान डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, तो इसका मान यदि यहां पर रख दिया जाए तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, या कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। और इसी समीकरण को हम एम्पियर नियम का संशोधित रूप या मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण करते हैं। अब अभी तक हमने जो चारों समीकरण पढ़ी हैं उसका सारांश देखा जाए तो प्रथम समीकरण के अनुसार डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो तथा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, इसलिए डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण के अनुसार डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, साथ ही बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, इसलिए डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो। मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, इसलिए कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तथा मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण के अनुसार कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। अब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच अगर यहां रखा जाए तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इस प्रकार मैक्सवेल की चार समीकरण हमको प्राप्त होती है जो वास्तव में विद्युत चुंबकीय में मूलभूत नियम है। यह अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। इसी प्रकार के और अधिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।